गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9th क्लास भूगोल का चैप्टर अपवाह उसका बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ा था, गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम महानदी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है, यानी कि जो इसकी सहायक नदियां हैं जो इन क्षेत्रों से पानी लेकर आती हैं और इसकी मुख्य धारा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो उन सारा जो सारा अपवाह जो द्रोणी है इसकी वो कौन से राज्यों में फैला है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। चलो एक मानचित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये है महानदी। ठीक है, ब्लू कलर में शो कर रखी है, ये है महानदी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा होते हुए कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, जो महानदी द्रोणी का निर्माण करती हैं वो कहाँ से बह कर आती हैं? कोई जो सहायक नदी हो महाराष्ट्र से आती है, कोई उड़ीसा से आती है, तो कोई मध्य प्रदेश से आती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो अपवाह द्रोणी है वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, आपको ये याद करना है। आगे है कृष्णा द्रोणी। ठीक है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। ठीक है, आपको इसकी सहायक नदियों के नाम याद करने होंगे। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी सहायक नदी कौन सी नदी के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी नॉलेज होगी मैप की, आपको पता हुआ कि कौन सा स्थान या फिर स्टेट कहाँ पर है, तो आप अच्छे से ये समझ सकते हैं। ठीक है, नक्शे के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से आप जितना आसानी से समझेंगे वो आप किसी और तरीके से याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से ये बताता हूँ। ठीक है, ये सजेशन देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप अपने मानचित्र को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, चलो मानचित्र में देख लेते हैं कृष्णा द्रोणी को कि ये कहाँ से निकलती है। इस मानचित्र में देखिए, ये है ग्रीन कलर में कृष्णा नदी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट, मैंने बताया था ना, पश्चिमी तट के समांतर पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट से निकलती स्थान है महाबलेश्वर। ठीक है, वहाँ से निकलती है और आगे किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है इसकी जो द्रोणी है, यानी कि जो इसकी सहायक नदियाँ कहाँ से पानी लेके आती हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लेके आती है। आगे है कावेरी द्रोणी। ठीक है, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कि सबसे पहले तो इसका जो उद्गम स्थान है वो है ब्रह्मगिरी श्रृंखला। ठीक है, जो कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। और कहाँ पर गिरती है? इसका अंत कहाँ पर होता है? जहाँ पर ये समुद्र में विलीन हो जाती है, तमिलनाडु में कुडलूर, ठीक है, के दक्षिण में बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ये स्थान है जहाँ पर ये समुद्र में या फिर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती व कावेरी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। चलो कावेरी नदी को हम देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। इस मानचित्र में देखिए, ये जो पीले रंग से दिखाई गई है ये कावेरी नदी है आपकी। ठीक है, समझ गए होंगे कावेरी नदी। इस लेसन में हमने किस किस को पढ़ लिया अभी तक? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, अब हमें कावेरी पढ़ रहे थे। ठीक है, आपको इसका उद्गम स्थान और जहाँ पर ये विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में वो याद करना होगा। कभी कभार एग्जामिनर 1 मार्क में क्वेश्चन पुट कर लेता है। चलो आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। आगे है एक क्वेश्चन पुट रखा है, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? ठीक है, इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा
उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। ठीक है, कि जो ये प्रपात है, ठीक है, जल प्रपात, इससे बिजली या फिर विद्युत उत्पादन किया जाता है, जो कहाँ पर उसका उत्पादन के बाद भेजा जाता है, मैसूर, बंगलोर तथा कोलार में। ठीक है, आगे है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको खोजना है, आप गूगल की मदद ले सकते हैं। ठीक है, कि जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस या फिर मानचित्र में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बार बार मानचित्र दिखाया है, उसके अंदर इनकी अवस्थिति दी गई है। चलो दोबारा से मानचित्र देखते हैं। देखिए इस मानचित्र में ये है स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, और भी दी गई हैं जैसे कि पेन्नार, वैगाई, ताम्रपर्णी। ठीक है, ये भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। आगे है, क्या आप जानते हैं, एक क्वेश्चन पुट कर रखा है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, यानी कि 71% भाग पर क्या है, जल ही जल है, और 29% भाग पर क्या है, भूमि है। लेकिन इसका 97% जल लवणीय है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर जल उपस्थित है उसमें से 97% जल लवणीय है, यानी कि पीने के योग्य नहीं है। सिर्फ 3% पानी ही पीने योग्य या फिर सिंचाई योग्य है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है, यानी कि 3% का भी 3/4 जो हिस्सा है वो किसके रूप में है, बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे। आपने कभी कभार पिक्चर्स में देखा होगा कश्मीर घाटी में, ठीक है, जो डल झील है जहाँ पर बड़े बड़े नाव के घर हैं, या ठीक है, तो आप उनसे परिचित होंगे। आपने अभी तक जो जीवन है उसमें आपने इनको ज़रूर देखा होगा, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो भी आपको मानचित्र या फिर इनकी पिक्चर्स की मदद से दर्शाया जाएगा कि कौन सी झील कहाँ पर है और वो कैसी दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थानों पर झीलें नहीं होती तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी ये स्थान बताए गए हैं, कश्मीर, नैनीताल, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है, तो झीलों के कारण ही ये आकर्षित का कारण बने रहते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व बहुत अधिक है। पृथ्वी के सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। गर्त यानी कि गड्ढा, ठीक है, जहाँ पर जो पृथ्वी की सतह से जो भाग अगर नीचे है, ठीक है, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम झील बोल देते हैं। आगे है, क्या आप जानते हैं बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। ठीक है, कि ये बहुत बड़े आकार की झील हैं, लेकिन इनको क्या बोला जाता है, समुद्र बोला जाता है। ठीक है, महासागर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको समझना होगा, सागर अलग चीज़ है, समुद्र अलग चीज़ है। ठीक है, महासागर अलग है और समुद्र अलग है। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में अलग हैं, भिन्न हैं। कैसे हैं वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंदर। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, कि बहुत सारी झीलें ऐसी हैं जिनमें 12 मास पानी भरा रहता है, यानी कि 12 के 12 साल में महीने होते हैं तो वहाँ पानी रहता है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो वर्षा ऋतु में उनमें अंदर पानी आता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्ध शुष्क जो क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें होती हैं। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, जबकि अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक है, आगे है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। पिछली जो वीडियो क्लासेज में हमने बताया था कि
गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है, और जो विसर्प नदी है वो कैसे गोखुर झील का निर्माण करती है। शिफ्ट तथा बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जिससे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील बने हैं। ठीक है, उदाहरण दिया गया है। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण झील है, यानी कि उसका जो पानी है वो काफ़ी लवणीय है, खारा है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। कि आपसे एक नंबर में एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि कौन सी झील का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। आगे है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है, यानी कि बर्फ़ के द्वारा बनी है। ठीक है, बर्फ़ पिघलने से धीरे धीरे पानी उन झीलों में इकट्ठा हो गया है, यानी कि जो गहरे गर्त हैं, गहरे गड्ढे हैं, ठीक है, बर्फ़ पिघलने से पानी उनमें इकट्ठा हो गया है। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया कि हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या तो कोई द्रोणी गहरी बनाई या बाद में हिम पिघलने से भर गई, या कई क्षेत्र में शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, यानी कि जब वहाँ पर भूकंप या फिर कुछ हलचल हुई तो वो वूलर झील का निर्माण हो गया। वो काफ़ी एक गहरा स्थान वहाँ पर बन गया, उसके बाद उसमें पानी भर गया। ठीक है, तो भूगर्भीय यानी कि ज़मीनी हलचल है उससे। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। कौन सी? वूलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है कि मीठे पानी की झीलों के कोई 5 उदाहरण दो या फिर 5 नाम बताओ। आगे है, ये देखो, ये है लोकताक झील। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर। ठीक है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित या फिर मनुष्य के क्रियाओं द्वारा बनी हुई झील है। ठीक है, जिसको हम गुरु गोविंद सागर बनते हैं। जब हम बांध बनाते हैं किसी नदी के ऊपर तो नदी का पानी बांध के समीप आकर इकट्ठा हो जाता है और वो अपना फैलाव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और वो काफ़ी किलोमीटर या फिर काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाता है पानी वहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम वैसे तो कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर पानी फैल जाता है और उस पानी के फैलाव से वहाँ एक झील का निर्माण बन जाता है, हो जाता है बड़े क्षेत्र में। ठीक है, आगे है, झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। मान लो कि अगर सूखा पड़ जाए तो क्या है कि झील में पहले से ही पानी है तो झील का पानी बहना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि पानी में कमी नहीं होने देती हैं अगर किसी नदी का पानी झील से होकर गुजरता है तो। आगे रीड करते हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं, यानी कि जो जलीय जीवन है, ठीक है, उसको संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आज का ही हमारा लेसन यहीं तक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।